हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है जीके क्वेश्चंस बाय सुनील। आज जो है हम यूपी बीएड यानी उत्तर प्रदेश बीएड में जो क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में और सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक टॉपिक होता है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें हम इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जीके क्वेश्चंस बाय सुनील। तो हमें स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है पर्यावरण। इस शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है घिरा हुआ। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्वेस्ट हैकल ने सन 1869 में किया था। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम क्या होता है? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले द्वारा 1935 में किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है। यह खुला तंत्र होता है। सूक्ष्म जीवों को वियोजक डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। यह मृत पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थ को सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया तथा कवक को शामिल किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है, वाटर साइकिल कहलाती है। मानव पर्यावरण संबंध के नियतिवादी डेटर्मिनिज्म उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे पर्यावरणवादी उपागम भी कहते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी पॉसिबिलिज्म उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं। इसका विचार है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में समर्थ है। ये प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर विश्वास करते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के नवनियतिवादी नियो डेटर्मिनिज्म उपागम के अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है। इसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियाँ बनानी चाहिए। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का विचार इसी उपागम से लिया गया है। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क विद्युत सुविधा देना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक का। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आयात निर्यात बंद। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कृषि में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। वैट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। भारत में वैट कर कब लागू हुआ? 1 अप्रैल सन 2005 को। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक में। नरसिंगम समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से।
बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा का संकुचन। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? घाटे की अर्थव्यवस्था। ऐसे जीव जो सभी श्रेणी के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि कोई अन्य जीव इन्हें मारकर नहीं खा सकता। ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों शाकाहारी व मांसाहारियों पर निर्भर होते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। मनुष्य इसका उदाहरण है। परजीवी पैरासाइट्स वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मानव व पशुओं में लगने वाली जूं, पशुओं की खाल पर चिपकने वाली किलनी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्रीडेटर्स ऐसे जीव होते हैं जो केवल भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में आवश्यक व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री प्रवाल मूंगा या कोल इसका अच्छा उदाहरण है। कोरल रीफ का निर्माण करती है जो अन्य जातियों के लिए निवास व प्रजनन स्थल के रूप में काम करती है। अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है जिस एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य प्रजातियों को स्वतः सुरक्षा मिल जाए उस मुख्य प्रजाति को अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। जिस प्रकार बाघ को विशेष सुरक्षा देने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं इससे न केवल बाघ को बल्कि उस स्थान की अन्य प्रजातियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। उसी प्रकार इस रिजर्व घोषित क्षेत्र में बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है। कीस्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की अधिक संख्या को नहीं बल्कि परितंत्र में उसके कार्यों की गणना की जाती है। संकेतक प्रजाति। संकेतक प्रजाति किसी पौधे या जंतु की ऐसी प्रजाति है जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती है। इसका अर्थ है कि जो प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र को हानि होने का शीघ्र संकेत करती हैं संकेतक प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे वायु प्रदूषण की अधिकता की जांच के लिए लाइकेन तथा जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में मछली को संकेतक प्रजाति माना जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सौर या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे द्वारा आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी कहते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी में से श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटाने पर प्राप्त सकल ऊर्जा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादन एनपीपी कहते हैं। विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा दलदली क्षेत्र में व एस्चुअरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों के सकल शुष्क भार को बायोमास कहा जाता है। इकोटोप दो भिन्न भिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र है। इन जगहों में दो अलग अलग समुदाय की प्रजातियों का मेल होता है। ऐसे स्थानों पर रहने वाली प्रजातियां जलवायु से अनुकूल करने में अधिक सक्षम होती है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होता है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इस नियम को 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार ना तो ऊर्जा का सर्जन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। ऊर्जा
को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने की दिशा से संबंधित है। इसके अनुसार ऊष्मा सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स एटन ने सन 1927 में किया था। खेती सबसे प्राचीन पद्धति जूम खेती है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन बायोम की श्रेणी में रखा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस 78% पाई गई है। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा 0.93% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% है। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अल्फा एक प्रकार की घास है। मटियार मिट्टी की जलधारण क्षमता सभी मिट्टियों में सर्वाधिक होती है। गहन पारिस्थितिकी शब्द के जनक अर्विस बेस हैं। जैविक अजैविक तत्वों का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र बायो जियोकेमिकल साइकिल के रूप में चलता है। ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। वन में पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफ़ेद पदार्थ को लाइकेन कहा जाता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। अब कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? एंटार्क्टिका के ऊपर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? कैरोटीवाइड। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, कीनिया में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जहां साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसे डोल्ट्रम की पेटी भी कहा जाता है। टैगा वन आर्कटिक 66.5 नॉर्थ के चारों ओर यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं। इनका विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता सबसे कम। टैगा वन में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि मुलायम लकड़ियाँ वाले वृक्ष हैं जो इन वनों में पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आती है। ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। ताप अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होती है। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक व शैवाल द्वारा निर्मित होता है। दक्षिण पश्चिमी रूस के घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ब्राज़ील के घास के मैदानों को कैपोस कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैटरबरी कहा जाता है। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण ही हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। उदाहरण चूहा, खरगोश, गाय, हिरण, बकरी आदि। इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें द्वितीयक
उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है। वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। एक बार मैं आपको ये सारा जो मैंने आपको आज डिस्कस करा है उसको व्यू करा देता हूँ। मेरे चैनल का नाम है जीके क्वेश्चंस बाय सुनील, तो इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। और भी मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम और सीटेट से रिलेटेड और भी मटेरियल मैं इसमें ऐड करता रहता हूँ, तो इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको जो भी नया टॉपिक ऐड हो उसकी जानकारी आपको समय से मिल सके। तो जीके क्वेश्चंस बाय सुनील मेरे चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। बीएड और एग्जाम और सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस में इसमें आपको मिलते रहेंगे। तो बीएड में जो यूपी बीएड है, विशेषकर उत्तर प्रदेश बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम और सीटेट की तैयारी के लिए आपको ये मटेरियल काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।